प्यारे दर्शकों, आज से हम हिंदी साहित्य पर आधारित अपना ये चैनल आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें भिन्न भिन्न युगों के प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों पर समय समय पर चर्चा की जाएगी। आशा है आपको हमारा ये चैनल पसंद आएगा। तो आज सबसे पहले हम छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, चिंतक और सर्जक जयशंकर प्रसाद जी पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी का नाम आता है, सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम लिया जाता है। प्रसाद जी ने छायावाद को उसके आरंभ से लेकर के उत्कर्ष के उच्चतम सोपान तक पहुंचाया। लेकिन आज हम उनके जिस रूप पर बात करने जा रहे हैं वो उनका कवि का रूप नहीं बल्कि कहानीकार का रूप है। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद के युग में ही प्रसाद भी साहित्य सृजन में व्यस्त थे और उन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानियां भी बहुत ही उच्च दर्जे की लिखी, या यूं कहें कि भावनात्मक कहानियों को लिखने में प्रसाद जी का कोई जोड़ नहीं है। ऐसी ही उनकी एक कहानी जो पाठ्यक्रम में भी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उस कहानी का नाम है पुरस्कार। पुरस्कार कहानी कौशल देश की उस रस्म से आरंभ होती है जिसमें किसी भी कृषक की भूमि को राजा अपनी बुआई के लिए लेते थे और उसके बदले में भूमि का 4 गुना मूल्य स्वर्ण मुद्राओं के रूप में उस कृषक को दिया जाता था ताकि उसके समक्ष भरण पोषण की समस्या ना हो। इस वर्ष कुमारी मधुलिका की भूमि को राजा की खेती के लिए चुना जाता है और उसे राजा को बीज बोने का अवसर प्रदान किया जाता है। राजा आगे आगे हल चलाते हुए चलते हैं और कुमारी मधुलिका थाल में बीज लिए उनके पीछे पीछे चलती हैं। इसी समय राजा जब बीज उठाते हैं थाली में से तो वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो संभवतः भूमि का मूल्य थी उसको मधुलिका की थाली में डाल देते हैं। लेकिन यह क्या, मधुलिका उन स्वर्ण मुद्राओं को लेने के स्थान पर उनको राजा के ऊपर न्यौछावर कर देती है। यह देखकर सभी कौशलवासी और मंत्री आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मंत्री आकर उसके पास उससे कहता है कि यह क्या किया तुमने। वह कहती है कि यह भूमि मेरे पूर्वजों की है और मैं इसे किसी को भी बेच नहीं सकती। मैं इसे बिना इसका क्रय मूल्य लिए राजा को देने को तैयार हूँ। इस तरह से मधुलिका की वह भूमि राजा की हो जाती है और मधुलिका उस भूमि के टुकड़े को खो करके निराश्रित हो जाती है। ऐसे में वह अन्य किसानों की भूमि पर कार्य करके अपना गुजर बसर करती है। उस उत्सव को देखने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी वहाँ पर आता है और वह मधुलिका के सौंदर्य से मोहित हो जाता है। वह उत्सव के पश्चात घूमते घामते उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ दिन में परिश्रम करके रात के समय एक बरगद के वृक्ष के नीचे अपने हाथों पर सर को रखे हुए मधुलिका विश्राम कर रही थी। सोती हुई मधुलिका के सौंदर्य को देख करके अरुण स्तंभित रह जाता है। वह उसे एकटक देखता है। इसी समय कोयल कूक उठती है और मधुलिका की आंखें खुल जाती हैं। वह अरुण को देखती है तो लज्जित होकर के उठ बैठती है। अरुण उसे अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह मगध का राजकुमार है और उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव भी रखता है, किंतु मधुलिका उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। अरुण हताश निराश होकर के लौट जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात मधुलिका अपनी झोपड़ी में लेटी हुई है। वह उन दिनों को याद कर रही है जब अरुण ने उसके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा था और उसने ठुकरा दिया था। आज वह अपनी उस मूर्खता पर पश्चाताप करती है और उसको लगता है कि उसे अरुण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। इसी समय बाहर बहुत
बरसात का मौसम है और आकाश में बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है। इसी समय उसके द्वार पर दस्तक होती है और मधुलिका जैसे ही द्वार खोलती है, बिजली चमकती है और वह हर्ष से चिल्ला पड़ती है। यह राजकुमार अरुण था जो उसके दरवाजे पर खड़ा था। वो उसे अंदर बुलाती है और बाद में पता चलता है कि अरुण अपने राज्य से, मगध से निकाल दिया गया बगावत करने के कारण। वह मधुलिका से कहता है कि अब वह उसके पास ही कौशल में ही रहेगा और वह उसे कौशल के सिंहासन पर ही रानी बनाकर बैठाने का स्वप्न दिखाने लगता है। मधुलिका प्रसन्न हो जाती है। उसके अभाव भरे दिनों में मानो प्रेम का यह भाव स्वर्गिक आनंद लेकर के आता है। अरुण के कहे अनुसार मधुलिका राजा के दरबार में जाती है और राजा से निवेदन करती है कि किले के दक्षिणी नाले की तरफ की जो ऊबड़ खाबड़ भूमि है वह उसे कृषि के लिए दे दी जाए। यद्यपि वह भूमि सैनिक महत्व की है, लेकिन सिंहमित्र की कन्या होने के कारण राजा मधुलिका का बहुत आदर करता है और वह उसे वह भूमि प्रदान कर देता है। मधुलिका और अरुण उस भूमि पर कार्य करने लगते हैं, लेकिन अरुण की मंशा कुछ और थी। वह विद्रोह करके कौशल का राज्य हथियाना चाहता है और इसके लिए वह एक लश्कर भी संगठित कर लेता है और वह दक्षिणी नाले की तरफ से किले पर हमला करने की योजना बनाता है। इसी समय मधुलिका दौड़ती हुई उस स्थान से जाती है और वहाँ सैनिकों की जो टुकड़ी गश्त लगा रही होती है उसके मुखिया से मिलती है और कहती है, मुझे राजा के पास ले चलो, मुझे राजा के पास ले चलो, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। वो उतनी रात को राजा के पास जाती है। राजा बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि उसे इस समय उनके सम्मुख आना पड़ा। क्या वह प्रभात होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? तब मधुलिका उसको बताती है कि पड़ोसी राज्य मगध का राजकुमार अरुण कौशल पर हमला करने की ताक में है। ऐसे समय में वह प्रभात की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। राजा उसकी सूचना पर बहुत ही उसका आभार व्यक्त करता है और कहता है कि सिंहमित्र की कन्या, आज फिर से तुमने अपने पिता की भांति राज्य को संकट से बचाया है। अरुण का वह प्रयास विफल होता है। वह बंदी बनाकर राजा के सामने लाया जाता है और राजा उसे मृत्युदंड की सज़ा देते हैं। ऐसे में मधुलिका को पुरस्कृत करना वो चाहते हैं और जब उसे बुलाया जाता है कि वह अपनी मनचाही वस्तु राजा से मांग ले, तो वो कहती है कि मुझे भी मृत्युदंड मिले। ऐसा कहते हुए वह अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। यह कहानी वास्तव में एक ऐसे स्थान पर समाप्त होती है जहाँ पाठक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह क्या। पहले तो वह अपने प्रेमी अरुण को पकड़वा देती है और फिर उसी को मिले प्राणदंड के समान स्वयं के लिए भी प्राणदंड मांग लेती है। वास्तव में प्रसाद जी इस कहानी के द्वारा किसी व्यक्ति के मन में चल रहे आंतरिक संघर्षों का सफल वर्णन करने में अपनी सिद्ध हस्त लेखनी का परिचय देते हैं। मधुलिका अपने देश प्रेम के साथ साथ अपने व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा करती है। वह अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए स्वार्थी बन करके अपने राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किंतु इस तरह से वह अपने देश प्रेम की रक्षा भी करती है और अरुण के साथ खड़ी होकर के वह उसके प्रति अपने हृदय में स्थित प्रेम का भी परिचय देती है, क्योंकि जीवन से उसे लगाव नहीं है। यदि उसे कोई वस्तु प्यारी है तो वह है उसका देश और वह अपने प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना रखते हुए ही पुरस्कार के स्थान पर प्राणदंड की मांग करती है। तो यह कहानी एक भावनात्मक ऊहापोह का सृजन करती है जिसमें से मधुलिका निकलने में सफल होती है। वह अपने दोनों ही पक्षों पर एक सशक्त महिला सिद्ध होती है जो व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा भी करती है और अपने देश प्रेम के लिए वह इतनी अधिक प्रतिबद्ध है कि अपने प्रेमी को भी
दंडित करवाने से या पकड़वाने से वो पीछे नहीं हटती है। वास्तव में उसके व्यक्तित्व की विराटता ही यहाँ दिखाई देती है, जो एक तरफ अपने देश के लिए अपना कर्तव्य पूर्ण करती है और दूसरी तरफ अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए भी अपना कर्तव्य पूर्ण करती है। इस तरह से इस कहानी का यहाँ पर अंत होता है। और प्यारे व्यूवर्स, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न है इस कहानी से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आप कोई सुझाव इस वीडियो के संबंध में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रयास करूँगी कि अगले वीडियो में आपके सुझावों से जो भी संबंधित बिंदु हैं वो उसमें लाए जाएं और आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाए और पुनः आपकी इच्छानुसार ही हम अपना अगला वीडियो निर्मित करेंगे। धन्यवाद।